नमस्कार। आज हम सुप्रीम कोर्ट में चल रहे एक अहम मामले पर गहराई से बात करेंगे। ये मामला है वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को दी गई चुनौती का। और देखिए, ये विषय यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए काफ़ी अहम हो सकता है। जीएस पेपर 2, गवर्नेंस और करंट अफेयर्स, इन सब के लिए हमारी ये जो पूरी बातचीत है ये द हिंदू में छपी एक डिटेल रिपोर्ट पर आधारित होगी। तो चलिए समझते हैं। मुद्दा ये है कि केंद्र सरकार का कहना है कि ये संशोधन वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन के लिए, उनका दुरुपयोग रोकने के लिए लाए गए हैं। वक्फ यानी वो संपत्ति जो इस्लामी कानून के तहत धर्मार्थ कामों के लिए दी जाती है। लेकिन दूसरी तरफ जो याचिका करता है वो इसे अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों में दखल मान रहे हैं। बिल्कुल। असल में सारा झगड़ा कानून की संवैधानिकता को लेकर है और इसके जो अलग अलग प्रावधान हैं उनका असर क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। अभी सुनवाई का दूसरा दिन था और केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने याचिकाकर्ताओं की दलीलों का एक एक करके जवाब दिया। अच्छा, तो केंद्र का सबसे बड़ा तर्क क्या रहा? उनका मेन पॉइंट क्या था? देखिए, उनका मुख्य कहना यह है कि ये संशोधन सभी हितधारकों से बात करने के बाद लाए गए हैं और इनका एक ही मकसद है वक्फ संपत्तियों का प्रशासन सुधारना और उनका गलत इस्तेमाल रोकना। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ये संशोधन वो समस्याएं हल करते हैं जो पिछली सरकारें नहीं कर पाई थीं। हाँ, एक बड़ा विवाद तो इस बात पर है कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्य भी होंगे। इस पर सरकार ने क्या कहा? हाँ, ये पॉइंट काफी उठा। सरकार का कहना है कि बहुत ही कम संख्या में, राज्य बोर्ड में ज्यादा 2 सदस्य 11 में से और केंद्रीय परिषद में 4 सदस्य 22 में से गैर मुस्लिम होंगे। और ऐसा करने का मकसद है विविधता लाना और बोर्ड के जो धर्मनिरपेक्ष काम हैं जैसे एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस, उन पर ध्यान देना। यानी धार्मिक मामलों में दखल नहीं। हाँ, सॉलिसिटर जनरल ने यही दलील दी कि बोर्ड सिर्फ प्रशासनिक और सेक्युलर काम देखेगा, धार्मिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। उन्होंने तमिलनाडु का उदाहरण भी दिया जहां सरकार मंदिर के अर्चकों की नियुक्ति करती है। लेकिन याचिकाकर्ता तो इसे अनुच्छेद 25 का उल्लंघन बता रहे हैं ना, धर्म की स्वतंत्रता का। बिल्कुल, याचिकाकर्ताओं की यही मुख्य आपत्ति है इस प्रावधान पर। अच्छा, और वो जो धारा 3C है जिसके तहत सरकारी संपत्ति को वक्फ घोषित करने पर सवाल उठाया जा सकता है, उसको लेकर भी काफी चिंताएं हैं। हाँ, वो भी एक अहम बिंदु है। याचिकाकर्ताओं को डर है कि कहीं इसके जरिए वक्फ संपत्तियों पर एक तरह से कब्जा न हो जाए। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने साफ किया कि जो नामित अधिकारी डेजिग्नेटेड ऑफिसर जांच का आदेश देगा वो फैसला आखिरी नहीं होगा। अच्छा, तो अपील हो सकती है? जी हाँ, उसके खिलाफ वक्फ ट्रिब्यूनल है, फिर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक जाने का रास्ता खुला है। सरकार का कहना है कि जब तक पूरी कानूनी प्रक्रिया खत्म नहीं होती किसी को हटाया नहीं जाएगा। और देखिए, सरकार का ये कर्तव्य भी है कि वो सार्वजनिक जमीन की रक्षा करे। पर याचिकाकर्ता मानते हैं कि इससे अधिकारी को बहुत ज्यादा ताकत मिल जाएगी। हाँ, ये उनकी दलील का हिस्सा है। प्राचीन स्मारकों और वक्फ को लेकर भी कुछ बात हुई। एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स, जी, उस पे भी बात हुई। सरकार ने ये साफ किया कि जो स्मारक पहले से ही संरक्षित स्मारक यानी प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट घोषित है उसे वक्फ नहीं बनाया जा सकता, ये स्पष्ट है। लेकिन अगर किसी संरक्षित स्मारक वाली जगह पर कोई धार्मिक गतिविधि पहले से चल रही है तो वो जारी रह सकती है। अच्छा, हाँ, पर शर्त यह है कि वो गतिविधि उस स्मारक की जो मूल पहचान है उसके खिलाफ ना हो। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे कुछ मामलों में स्मारकों को बाद में वक्फ घोषित कर दिया गया, जिससे एएसआई यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षण के काम में दिक्कतें आईं। यहाँ तक कि उनके अधिकारियों को अंदर जाने से भी रोका गया। ओहो, और पंजीकरण रजिस्ट्रेशन को लेके सरकार ने क्या कहा? सरकार ने इस पर जोर दिया कि वक्फ का रजिस्ट्रेशन जरूरी है। ये पारदर्शिता और ऑडिट के लिए अनिवार्य है और ये कोई नया नियम नहीं, 1923 से लागू है। उन्होंने इस बात को भी खारिज किया कि कोई 100 साल पुराने वक्फ के लिए मूल दस्तावेज ओरिजिनल डीड मांगी जा रही हैं। कहा गया कि रजिस्ट्रेशन के लिए डिटेल्स देना जरूरी था, ये जरूरी नहीं कि हमेशा मूल विलेख ही पेश किया जाए। समझ गई। तो ये तो हुए सरकार के तर्क। अब संक्षेप में याचिकाकर्ताओं की मुख्य चिंताएं क्या रहीं? याचिकाकर्ताओं की तरफ से कपिल सिब्बल, एएम सिंघवी जैसे वरिष्ठ वकील थे। हाँ। उनका मुख्य तर्क ये है कि ये संशोधन एक तरह से वक्फ संपत्तियों पर धीरे धीरे कब्जा करने की कोशिश है। जी।
और वो भी बिना मुआवजे के संपत्ति अधिग्रहण का प्रयास। जैसे हमने पहले बात की, उनका मानना है कि धारा 3C अधिकारी को जरूरत से ज्यादा शक्ति देती है। और गैर मुस्लिमों वाला मुद्दा भी? हाँ, और गैर मुस्लिमों को बोर्ड में शामिल करना उनके हिसाब से अनुच्छेद 25 का उल्लंघन है। ये सीधे सीधे अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों पर असर डालता है, ऐसा उनका मानना है। तो मतलब मामला भी सुप्रीम कोर्ट में है और याचिकाकर्ताओं को अपना जवाब दाखिल करने के लिए और समय दिया गया है। देखना होगा कि अदालत इन पेचीदा संवैधानिक और प्रशासनिक सवालों पर क्या निर्णय लेती है। यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए ये केस स्टडी काफी महत्वपूर्ण है। गवर्नेंस, कानून, अल्पसंख्यक अधिकार, कई पहलू इसमें जुड़े हैं। बिल्कुल सही। और ये हमें एक बुनियादी सवाल पर सोचने को भी मजबूर करता है कि किसी धार्मिक संस्था का जो सेक्युलर प्रशासन है और उसके जो विशुद्ध धार्मिक मामले हैं, उनके बीच एक साफ लकीर खींचना कितना मुमकिन है, खासकर तब जब राज्य उसमें प्रशासनिक भूमिका निभा रहा हो। ये संतुलन साधना हमेशा से ही एक चुनौती रही है। तो इस पर आपकी क्या राय है? सुनने वाले अपनी राय हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। अगर आपको ये विश्लेषण उपयोगी लगा तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। आज की हमारी जानकारी का स्रोत द हिंदू अखबार था। अगले अंक में फिर मिलेंगे एक नए विषय के गहन विश्लेषण के साथ। नमस्कार।